नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम मन की आंखों से चल रहा है और हम मन की आंखों से जब कार्यक्रम करते हैं, हम अपनी जो भी बातें हैं उन मन की आंखों से देखने, सुनने और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे जो भी साथी होते हैं वो विजुअली चैलेंज्ड होते हैं। उनके पास भले ये स्थूल नेत्र नहीं है, लेकिन उनके पास एक बहुत अच्छी नज़रिया है। उनके पास वो विजन है जो जीवन को कैसे बेहतर जिया जा सकता है। और उसके साथ साथ वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीते हैं साथियों, वो दूसरों के लिए भी जीते हैं, दूसरों को मदद भी करते हैं और वो मदद करना वो अपना मूलभूत आवश्यकता भी समझते हैं। ऐसे ही कुछ अनुभवों के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुरेंद्र तिवारी जी। आप बैंक ऑफ इंडिया में सीनियर बैंक मैनेजर हैं, उसके साथ साथ सोशल सर्विस भी करते रहते हैं। चलिए स्वागत करते हैं सुरेंद्र जी को और मन की आंखों से इस कार्यक्रम में उनके भी जीवन की अनुभवों को हम अपनी मन की आंखों से देखने की कोशिश करते हैं। सुरेंद्र जी, रेडियो मधुबन में और मन की आंखों से इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। आज आप रेडियो मधुबन में साक्षात आए हैं और सभी के साथ मिलेंगे, आपकी बातें सभी सुनेंगे। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैडम जी। मैं बहुत दिनों से ये रेडियो मधुबन सुनता हूँ और लोगों के विचार सुनता रहा हूँ, और आज मुझे अवसर मिला कि मैं खुद रेडियो मधुबन के प्रांगण में आया हुआ हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए मैं आपका और रेडियो मधुबन का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। जी। आप काफ़ी समय से रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं और आज रेडियो मधुबन में आए हैं, तो हमारे लिए भी एक नए फैमिली मेम्बर से मिलने का मौका मिला है, तो हमें भी खुशी हो रही है। जब आप रेडियो मधुबन में साक्षात्कार सुनते हैं, आपको क्या महसूस होता है? कैसे कार्यक्रम चल रहा है? आप अपनी सुझाव या कोई टिप्पणी क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैडम, रेडियो मधुबन एक तो ये भी कि जितने भी प्रोग्राम भारत में चल रहे हैं उन सब में रेडियो मधुबन बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि जैसे जो राष्ट्रीय प्रसारण के जो और रेडियो कार्यक्रम है उनमें थोड़ा बहुत कभी कभार कुछ विशेष अवसर पर थोड़ा बहुत बता दिया जाता है, लेकिन रेडियो मधुबन जो है वो लगातार कुछ न कुछ प्रोग्राम दिव्यांगजन से संबंधित कर रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। सर, ये जैसे आपने कहा कि मीडिया में भी अलग अलग विषयों पर कभी कभी आता है, कितना ज़रूरी है एक मीडिया का मंच मिलना? क्या आवश्यकता है? मैडम, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए जैसे मीडिया के ज़रिए अगर ये बात रखी जाएगी और मीडिया में अगर इसका प्रसारण होता रहेगा तो इसके माध्यम से जागरूकता ज़्यादा संभव है, क्योंकि रेडियो आज भी एक सशक्त माध्यम है लोगों तक पहुंचने का, और उस नाते मीडिया में इस तरह का प्रसारण होना बहुत ही अच्छी बात है, जो कि रेडियो मधुबन यानी अपने बहुत ही बढ़िया कर रहा है। जी। किस प्रकार का बदलाव या सहयोग या परिवर्तन आप देखते हैं जब मीडिया में इस प्रकार के कार्यक्रम आते हैं? पहले तो मैडम मैं बताऊं कि रेडियो मधुबन जो है, पहले हम यानी इसके बारे में ज़्यादा हमें जानकारी थी ही नहीं। जब हम यहाँ पे ये ब्रह्म कुमारी आश्रम में आए और यहाँ पर हमने जब इसके बारे में सुना और रिकॉर्डिंग क्लब के माध्यम से हमें पता चला, पहले हमें पता भी नहीं था कि रेडियो मधुबन है। उसके बाद फिर हमने इसको सर्च किया और उसमें हमको पहले बताया गया था यहाँ से कि मतलब ये रिकॉर्डिंग क्लब के कुछ कार्यक्रम आएंगे, तो वो हमने इसमें सुनना शुरू किया। जैसे हमराही मन की आँखों से, तो उसमें जब नए नए लोगों से परिचय हुआ तो बहुत अच्छा लगा। इसके साथ साथ हमारा तो ठीक है, लेकिन एक सामान्य जो समाज के दूसरे लोग जो सुनते हैं
तो वो उससे अधिक प्रेरित होते हैं। तो ये लगा कि वास्तव में इस तरह के प्रोग्राम और भी चैनल्स पर आएँ तो निश्चित रूप से जिस तरह से प्रयास रेडियो मधुबन कर रहा है उसी तरह से और भी इस तरह से प्रसारण हो तो और भी समाज में जागरूकता आ सकती है। और इस क्षेत्र में रेडियो मधुबन सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है, बहुत खुशी की बात है। जी सर, ये तो एक बदलाव और मीडिया की बातें और एक सपोर्ट की हमने की है। अभी अगर हम आपके जीवन के बारे में बातचीत करते हैं तो हम वो कहानी जानना चाहेंगे जब आपको सबसे पहली बार पता चला कि आप स्थूल नेत्रों से इस दुनिया को देख नहीं सकते हैं। तो वो क्या उम्र थी, क्या परिस्थिति थी, क्या वजह थी? मैडम मैं 6 साल का था जी। तब मेरी आँख आई थी और उससे जो है, क्योंकि हम लोग गांव में थे तो गांव में सही उचित मतलब ये इलाज न मिलने के कारण और अज्ञानतावश जो नीम हकीमी की गई उसके कारण से मेरी नेत्र ज्योति जाती रही। और धीरे धीरे जब ये पता चला कि मुझे तो खैर मुझे इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी जैसे कभी कुछ दिखाई नहीं देता था और मैं रोता था, या मतलब मुझे जो मैं अपने कार्य थे वो उसमें वैसे ही जिस तरह से सामान्य बच्चा करता है और उस तरह का करता था या दौड़ भाग करता था और मैं एकदम से टकरा जाता था। तो उसके बाद जो है जब चोट लग जाती तब पता चलता था कि ये तो मुझे जो है मैं कुछ मुझे दिक्कत हो रही है और मैं कुछ देख नहीं सकता। तो कई बार बहुत बुरा लगता था। जी, तो फिर आप अपने आप को कैसे समझाया, कैसे उस सिचुएशन से बाहर आए? सबसे पहले मैडम मुझे ऐसा लगा, क्योंकि जब मेरी आँख आई और मेरी आँख जब जाती रही तो उसके बाद मेरे जो बाईं आँख है वो क्योंकि वो अंदर चली गई तो उससे मुझे ये लगा कि मेरा चेहरा जो है बेकार हो गया। ये मतलब मैं खुद ही ऐसा अनुभव करता था। तब जो है मेरे पेरेंट्स ने मुझे चश्मा ला कर दिया और उससे उन्होंने मुझे समझाने का प्रयास किया कि नहीं, अब तुम्हारा चेहरा बहुत अच्छा लगता है। जबकि मन ही मन या जब भी अवसर मिलता था तो मेरी माँ बहुत दुखी होती थी और अक्सर वो जब दूसरे लोगों के सामने रोती थी तब मुझे धीरे धीरे पता चला कि वास्तव में मुझ में कुछ कमी बहुत ज़्यादा हो गई है और मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊँगा। जी। सो आप गांव में रहते थे, पेरेंट्स को इतना ज्ञान नहीं था कि ऐसी चीज़ों में हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए? मैडम मेरे जो ग्रैंडफादर यानी मेरे जो दादाजी थे वो खुद बहुत अच्छे वैद्य थे, लेकिन आज से 50-55 साल पहले, अभी मेरा बर्थ जो है 1963 का है, तो उस समय पर गांव में पर्दा प्रथा बहुत ज़्यादा थी। तो दादाजी तक बात बहुत देर के बाद आई और जब दादाजी के पास तक ये बात आई तब काफ़ी देर हो चुकी थी और पता लगने पर उन्होंने अपने तरीके से जो उनसे इलाज हो सकता था, इसके अलावा बाहर जो मेडिकल कॉलेज जबलपुर में दिखाया, सब कुछ किया उन्होंने, लेकिन वो देर हो ही चुकी थी। जी, तो ये फिर जब आपके पिताजी मेडिकल में हैं, ऐसी अंधश्रद्धा वाली बातें कैसे हो गई? मैडम जिस समय पर मेरी आँख आई थी उस समय पर मेरे पिताजी ये मेडिकल फील्ड में नहीं है, वो एक्चुअल में वो पुलिस विभाग में थे, वो सिपाही थे और वो ट्रेनिंग पर थे उस समय पर। और माँ जो है घर के अंदर ही रहा करती थी और उस ज़माने में जैसे बच्चे को अगर माँ प्यार भी करे तो भी उसको छुप छुप के ही करना पड़ता था। अगर साक्षात सबके बीच में अगर वो करे तो एक बहू को या तो डांट दिया जाता था, उसको अलग कर दिया जाता था कि
तुम क्या समझती हो कि मतलब हम अपने यानी नाती का या अपने पोते का ध्यान नहीं रख सकते, तुम ही ध्यान रख सकती हो। तो उनको वो ज़्यादा कुछ कह नहीं पाती थी। और दादी जो है वो क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं थी, और जो पड़ोस के और भी महिलाएं थीं तो वो जो भी नीम हकीमी बताते थे तो वो करती रहती थी। और दादाजी को काफ़ी देर में पता चला, और जब दादाजी को पता चला तो वो उन्होंने बहुत दादी को डांटा भी कि तुमने बच्चे की आँख खराब कर ली, अब ये बहुत देर हो चुकी है। तो ये सब चला। जी, लेकिन सर आज भी गांव में हम देखते हैं कि ये नीम हकीमी की बात अभी भी चलता है। तो क्या वजह हो जाती है, लोग घरों में कुछ भी होता है तो हॉस्पिटल से पहले उनके पास चले जाते हैं? ये अवेयरनेस की कमी होती है या मेडिकल फील्ड में उनका विश्वास नहीं होता है, क्या होता है? मैं उनको दरअसल बहुत सारी चीज़ें हैं मैडम। पहली बात तो ये कि उनको ये लगता है कि यहाँ आज तो खैर बहुत सारे साधन हैं, लेकिन फिर भी अभी भी मैं देखता हूँ कि मुख्य समाज से जोड़ने के लिए अभी भी काफ़ी समय लग जाता है। जैसे मान लीजिए मैं अपने जो मेरा गांव है वो जबलपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, और जिस समय की ये बात है उस समय तो खैर बहुत ही मुश्किल था। सुबह टाइम बस आती थी गांव में, और फिर वापस के लिए शाम को ही एक बस मिलती थी। तो उस समय पर वो भी एक समस्या थी। और आज भी जो है ये है कि गांव से आने जाने में दिक्कत होती है। और दूसरा ये उनको लगता है कि गांव में जो जड़ी बूटियां हैं उससे ही ठीक किया जा सकता है। बस अज्ञानता ही मुख्य कारण है, अभी भी इतनी अवेयरनेस नहीं आ पाई है। जी, सो जब आप हॉस्पिटल में गए हैं तो फिर डॉक्टर ने क्या कहा? क्या कमी हो गई थी या क्या खराबी हो गई थी जिससे वो रिकवर नहीं कर पाए? मैडम जब मेरी आँख आई उस समय पर आँख आना, जब आँख आती थी जिसको हम कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, तो जब वो आती थी तो पूरे मोहल्ले में आ जाती थी। जैसे एक को शुरुआत हुई तो उस टाइम पे दूसरे को, तीसरे को, इस तरह से करके पूरे गांव में हो जाती थी। लेकिन जिस बच्चे का रख रखाव सही नहीं हो पाया या उसको सही वातावरण नहीं मिला तो वो ज़्यादा फैल गया। तो जब मुझे ज़्यादा ही दिक्कत होने लगी तो मेरी दादी को, हमारी एक पड़ोस की दादी थी, उन्होंने कहा मेरे घर में सुरमा रखा हुआ है। मैं सुरमा वो दूसरे लोगों को भी लगाती थी, तो उसी तरह से उन्होंने मुझे भी लगाना शुरू किया। लेकिन गलती उनसे ये हो गई कि सुरमा, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी नहीं, तो पहली बात तो ये कि वो बूट पॉलिश की डिब्बी साफ करके उसमें उन्होंने सुरमा बना के रखा हुआ था। उस पे सोने पे सुहागा ये जी कि जो बूट पॉलिश से भरी डिब्बी वो उसके पास में ही रखी हुई थी। अच्छा। और भूलवश जो है वो सुरमे की जगह पर उसको ले लिया। वो 2-3 दिन तक वही बूट पॉलिश मेरी आंखों में लगा रही थी। और वो तो जब 2-3 दिन हो गए और जब मैं कंट्रोल में नहीं आता था, क्योंकि अब जब ये लगाते थे तो 5-6 महिलाएं जो है बिल्कुल जबरदस्ती पकड़ के और वो लगाती थी। इसी बीच जो है, जैसे कि मैंने बताया कि कंजक्टिवाइटिस उस टाइम पे बहुत ही भयानक उसमें वो रहता था कि पूरे मोहल्ले में आ जाता था। तो मेरी दादी माँ की भी आँख आ गई। तो दादी की आँख में जब उन्होंने लगाया तब मेरी दादी ने कहा कि ये तो सुरमा हो ही नहीं सकता। बाद में जिस दादी ने लगाया था, जिसके यहाँ का वो सुरमा था, उनके बेटे ने देखा तो उसने बताया ये सुरमा नहीं, ये तो जो है बूट पॉलिश लगा रही हो। यानी इस लड़के की आँख में भी बूट पॉलिश लगा दी और इनकी आँख में भी लगा दी। तो इस कारण से मुख्य रूप से ये दिक्कत हुई। जी। सो उस तरीके से आपका ये शुरू हुआ। हाँ जी।
जब ये सभी चीज़ें जब पता चला आपके पिताजी को कि इस तरीके से आपके साथ हुआ, फिर घर में माहौल तो कुछ और ही हुआ होगा। मैडम, पहली बात तो यह है कि जब तक पिताजी को पता चला और जब वो घर में आए, उन्होंने देखा कि इस तरह की ये दिक्कत हो गई है, तो सभी को स्वाभाविक है कि दुख होता था। यहाँ तक कि जो मेरी परदादी थी, मतलब मेरे फादर की ग्रैंड मदर जी, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होती थी और उनको ये लगता था कि अब इस बच्चे का जीवन जो है वो बेकार हो गया। तो वो भगवान से हमेशा यही मनाती रहती थी कि इसको हमारे रहते रहते जो है इस संसार से उठा लें, जिससे कि मतलब यानी हमारे बात कौन करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनको अपने ऊपर ही भरोसा था। ना तो मेरी माँ के ऊपर उनको भरोसा था, ना वो मेरी दादी पर भरोसा कर सकती थी। उनको केवल और केवल अपने ऊपर ही भरोसा था कि जब तक मैं हूँ तभी तक इस बच्चे का ध्यान रखा जा सकता है, बाकी बाद में कोई नहीं रखेगा, फिर क्या होगा। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। तो इसी तरह का अपने अपने हिसाब से सभी लोग दुखी थे। जी। फिर जब ये सभी चीज़ें हुई, आपकी थोड़ी सी सेटलमेंट हुई, तो फिर पढ़ाई के क्षेत्र में आप कैसे गए, पढ़ाई कैसे किया, फिर आगे से आपकी ध्यान कौन रखते थे? मैडम, उसमें जो जैसे कि मैंने बताया कि पिताजी जिस टाइम पे मेरी आँख आई थी उस समय पर वो पुलिस ट्रेनिंग कर रहे थे और बाद में वो जॉब में आ गए जबलपुर में। हालांकि उन्होंने अपने हिसाब से उस समय पर जो निर्णय लिया था, अपने हिसाब से बहुत अच्छा निर्णय था उनके हिसाब से, कि उनका वो एक्चुअल में पुलिस ट्रेनिंग में फर्स्ट आए थे। तो उनको ये राज्यपाल का अंगरक्षक बना के भोपाल भेजा जा रहा था, लेकिन उन्होंने ये प्रमोशन एक्सेप्ट नहीं किया। उनको ये लगा कि जो जबलपुर है, जब शहर में रह के मेरे बच्चे की देखभाल ज़्यादा अच्छे से हो सकती है, तो पहले तो उन्होंने ये कदम उठाया। दूसरा, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, तो हॉस्पिटल में जब वो भर्ती थे तो उसी टाइम पे एक जो जबलपुर में ब्लाइंड स्कूल है, तो वहाँ के क्लर्क की वाइफ जो है वहाँ हॉस्पिटल में नर्स थी। तो कभी बात चली होगी, जैसे वो आंटी के जो हस्बैंड हैं वो वहाँ हॉस्पिटल में आए और यानी वो आंटी ने परिचय कराया कि ये ब्लाइंड स्कूल में है। तब जो है पिताजी ने मेरे बारे में बताया कि मेरा बेटा भी जो है देख नहीं सकता है और उसके लिए क्या किया जा सकता है। तब जो है उन्होंने बताया कि उसको स्कूल में एडमिट करिए। तो फिर उन्होंने तुरंत उस बात को स्वीकार कर लिया। हालांकि उस ज़माने में जब वो मुझे स्कूल भेजा जा रहा था, हॉस्टल भेजा जा रहा था, तो मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग, गांव के लोग, सभी लोग पिताजी को यही कह रहे थे कि तुमको अपने ये अंधे बच्चे के लिए खाना नहीं खिला सकते हो, इसीलिए उसको हॉस्टल भेज रहे हो। आज तो स्थिति ये है कि हॉस्टल में भेजना एक गौरव की बात समझी जाती है, लेकिन उस समय पर इस तरह का नहीं था। तो पिताजी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि उन्होंने मुझे छात्रावास में डाला और स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा, जिससे कि आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया। कौन सी उम्र में, कौन सी कक्षा में आपने छात्रावास में ज्वाइन किया? मैडम, मैं जब 8 साल का था तब जो है मुझे जबलपुर में एक ब्लाइंड स्कूल है जी, गवर्नमेंट ब्लाइंड स्कूल, तो वहाँ पे पिताजी ने वहाँ पे एडमिट कराया और वहाँ पर मेरी शिक्षा शुरू हुई। तो प्राथमिक शिक्षा जो है मेरी जबलपुर से हुई और उसके बाद जब मैं 6 क्लास पास की तो उसके बाद मेरा दिल्ली घूमने का मन था, लेकिन मैं अपने पिताजी से ये नहीं कह सकता था कि मुझे दिल्ली पढ़ने के लिए जाना है, क्योंकि पिताजी की इतनी इनकम थी नहीं
तो मैं इस तरह से कह नहीं सकता था। तब जो है मैंने उनको बोला कि मुझे दिल्ली पढ़ाई करने के लिए जाना है, और पढ़ाई करने जाना है तो पढ़ाई करने के लिए पिताजी कहीं पे भी और कुछ भी खर्च करने के लिए तैयार थे। तो जैसे मैंने उनको बोला कि मुझे पढ़ाई करने के लिए जाना है, तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, तो पढ़ाई जबलपुर में नहीं हो सकती क्या? मैंने बोला नहीं, जितनी अच्छी दिल्ली में हो सकती है, क्योंकि वो बड़ी जगह है तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होगी। तो फिर उन्होंने मुझे दिल्ली भेजा पढ़ने के लिए, और इस तरह से जो है मैंने मिडिल स्कूल ब्लाइंड स्कूल से पढ़ा पूरा किया, और उसके बाद ये सेकेंडरी और हायर 10+2 मैंने नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाई करते हुए पूरा किया। और कॉलेज मैंने वहाँ दिल्ली में एक हंसराज कॉलेज है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। सुरेंद्र जी, जब आप ऑन एंड ऑफ कभी नॉर्मल स्कूल में, कभी विजन है, कभी नहीं है, जब ऐसे उतार चढ़ाव थी, आप अपने आप को कैसे एडजस्ट किया और कैसे वो कश्म में आप अपने आप को चलाया? मैडम, जब शुरू में, क्योंकि ब्रेल में बुक्स तो इतनी ज़्यादा होती नहीं थी जी, क्योंकि अगर देखा जाए तो जब मैं जबलपुर में पढ़ाई कर रहा था तो उस समय पर भी मध्य प्रदेश सरकार की तो जो है वहाँ पे कोई यानी वहाँ का पाठ्यक्रम नहीं था। तो देहरादून में एकमात्र प्रेस हुआ करता था, ब्रेल प्रेस, और वहाँ से जो भी बुक्स अवेलेबल होती थी तो उसी पर आधारित जो है हमारी पढ़ाई हो रही थी। तो जो उत्तर प्रदेश का कोर्स था वही हम लोग पढ़ते थे। तो इस तरह से मैंने 6ठी क्लास तक जबलपुर में पढ़ाई की, और जब मैं दिल्ली गया तो जब यानी दिल्ली कोर्स तो था वहाँ पे, तो उससे हमने 8th तक पढ़ाई की। 9th क्लास से ब्रेल बुक्स नहीं थी। तो उस समय पर जो है हमें जैसे आज के बच्चे हैं उनके लिए कंप्यूटर और नई नई तकनीक हो गई है, लेकिन हमारे समय पर ये सब कुछ नहीं था। हमको टेप रिकॉर्डर के माध्यम से जो कि बुक्स रिकॉर्डिंग करवाकर या तो उस तरह से हमको पढ़ाई करनी होती थी, या रीडर रखना होता था। और वो रीडर जब भी हमको पढ़ाने आता था, कई बार हमारा मन पढ़ने का नहीं भी होता था, क्योंकि एक जो किशोर अवस्था है हमेशा पढ़ने के लिए तो एकदम तैयार नहीं रहते उस समय पर, क्योंकि हमारा भी मन होता था कि हम भी खेलें कूदें मस्ती करें। तो लेकिन फिर भी एक ये रहता था कि अगर आज हमने रीडर की छुट्टी कर दी तो हो सकता है कि कल रीडर खुद अपने मन से या उसके यहाँ पे किसी कारणवश नहीं आ पाए तो हमारी दोगुनी पढ़ाई वेस्ट होगी। तो इसलिए हमको मन ना होते हुए भी पढ़ाई करनी होती थी कि कुछ तो समझ में आएगा। इसी तरह से जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पे भी जैसे गवर्नमेंट स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो वहाँ पे यानी दरवाजे से बड़ी खिड़कियाँ हुआ करती थी। तो जो सामान्य बच्चे थे वहाँ मैदान में खेलते रहते थे, तो हमारा भी मन कई बार होता था कि हम भी जाके खेलें, लेकिन फिर यही मन में आता था कि अभी जो हमें टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको अगर हमने ध्यान से नहीं पढ़ा तो हो सकता है कि हमको रीडर राइटर समय पर ना मिल पाए और तो हमको दिक्कत होगी। तो हमको वहाँ पे भी बिल्कुल अपने मन से वहाँ पे पढ़ाई करनी होती थी। तो इस तरह से हमने अपनी पढ़ाई पूरी की, और उसमें हमारे जो अध्यापक और हमारे जो सहपाठी मित्र थे उनका बहुत सहयोग रहा, जिसके माध्यम से निरंतर मैं आगे बढ़ता रहा। जी, ये तो बात है कि जब फ्रेंड्स और टीचर्स कोऑपरेट करते हैं तो विद्यार्थी जीवन में हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। कभी आपको ऐसे चैलेंजेस फेस करना पड़ा कि आपकी जो दिव्यांगता है उसके फ़ायदा उठा दिया, आपको मिसगाइड किया,
चाहे वो आप रास्ते में जा रहे हैं या कॉलेज में, स्टूडेंट्स में? मैडम, हमारे साथ स्कूल कॉलेज में तो भेदभाव नहीं किया गया, वहाँ तो बहुत अच्छा था। बल्कि मैं आपको बताऊं कि खासकर जब हम 9th 10th में थे तो उस स्कूल का जो रिज़ल्ट था वो दृष्टिबाधित बच्चों के कारण से ज़्यादा अच्छा बनता था। तो वो हम लोगों को एडमिशन देने में तो बल्कि वो अपना गौरव समझते थे। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट था। और क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि वो गवर्नमेंट स्कूल था और वहाँ पर यानी जो बहुत अच्छा जो एक वातावरण होना चाहिए वो नहीं होता था। लेकिन क्योंकि हमको यही ध्यान में रखना होता था कि यदि आज हमने पढ़ाई नहीं किया और अगर आज हमने ध्यान नहीं दिया तो कल हमारे लिए कैसा होगा कुछ कह नहीं सकते थे। तो इस नाते से हमको अपने तरफ से चिंता से पढ़ाई करनी ही होती थी। और जो हमारे सहपाठी मित्र थे उनको भी ये रहता था कि सुरेंद्र को हम अगर बुक्स पढ़ के सुना देंगे या हम उसका काम कर देंगे तो कल जो है अगर किसी तरह के कोई नोट्स चाहिए तो वो हमको दे सकता है। तो हमें अगर मान लीजिए जो कुछ मनोरंजन की भी चीज़ अगर कुछ करनी होती थी तो उसके लिए भी जो हमारे मित्र थे वो हमेशा तत्पर रहते थे कि जैसे हमें मूवी देखने जाना है तो जैसे उनको नोट्स चाहिए होते तो पहले हमको वो मूवी दिखाते थे कि जिससे कि हम उसके मूवी देखते देखते जो है वो अपनी बात रख देते थे कि मुझे फलाने टॉपिक्स के नोट्स चाहिए, तेरे पास है क्या। तो इस तरह से हम शेयरिंग कर लेते थे। तो इससे हमारी भी पढ़ाई हो जाती थी और उनको भी हमसे कोऑपरेशन मिल जाता था। तो बहुत ही अच्छा वातावरण था उस समय। जी। कॉलेज में तो हर प्रकार की एक्टिविटीज़ होते हैं, स्पोर्ट्स है या डिबेट कॉम्पिटिशन्स है, एलोक्यूशंस और बाहर जाना। ऐसे उन चीज़ों में भी पार्टिसिपेट करते थे या सिर्फ आप पढ़ाई तक सीमित रहते थे? मैडम, वहाँ पे भी जो है जो एक सामान्य मतलब स्टूडेंट करता है उसी तरह से पढ़ाई में तो खैर हम रहते ही थे, लेकिन जो बाकी जो दूसरी गतिविधियाँ होती थी जैसे आपने कहा कि वाद विवाद प्रतियोगिता वगैरह, इसमें भी हम लोग भाग लेते रहते थे। और इस माध्यम से जो हमारा अच्छा लोगों के साथ सहयोग रहता था क्योंकि हम उसमें भाग लेते थे तो इससे काफ़ी अच्छा रहता था। तो यानी अलग थलग हम लोग महसूस बिल्कुल नहीं करते थे कॉलेज में भी, बल्कि बहुत ही आज भी हम लोग जुड़े हुए हैं। जो उस समय के हम लोग मित्र थे तो आज भी हम लोग जुड़े हुए हैं। तो कोई भेदभाव नहीं था और बहुत यानी हर उसमें भाग लेते थे। और जिस तरह से एक जैसे जो भी यानी जो भी कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे उसमें हम लोग सब भाग लेते थे। जी। जब आप कॉलेज पूरा किया सभी के सहयोग से, जी, नौकरी की जब बात आई कि आपने बैंक में मैनेजर बनने का कैसे आपने डिसाइड किया? मैडम, मैंने तो बैंक के लिए कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने शिक्षक बनने के लिए सोचा था, लेकिन समय समय पर विचार आता रहता था कि मुझे कुछ अलग करना है। तो जैसे कि जो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं वो मेरे एक बड़े भाई तुल्य, जो कि अब तो इस संसार में नहीं है, लेकिन जिनके मार्गदर्शन से मैं आज यहाँ हूँ। तो आपके माध्यम से और मधुबन के माध्यम से मैं उनको याद कर लेता हूँ। वो थे डॉक्टर राम मिलन व्यास। तो जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो उनके साथ ही मैं जो है दिल्ली आया था। वही हमको लेके आए थे और उन्होंने हमको पढ़ने के लिए दिल्ली में सही तरीके से व्यवस्थित किया था। तो जब उनका कॉलेज पूरा हो गया और वो
टीचर बने, तो मैंने सोचा कि क्या मैं भी टीचर बन सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि मुझे भी डॉक्टर व्यास जैसे ही पढ़ाई करना है। और फिर उसके बाद वो टीचर बनने के बाद में उन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और वो गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग में राजभाषा अधिकारी बने। तब मेरे मन में फिर एक बार आया, क्या मैं राजभाषा अधिकारी बन सकता हूँ? तो यही सब सोचते हुए जिस मार्ग पर डॉक्टर व्यास चले थे उन्हीं के पद चिन्हों पर मैं चलने लगा। मैंने हिंदी ऑनर्स किया जैसे उन्होंने हिंदी ऑनर्स किया था, और जिस कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की थी हंसराज कॉलेज में, वहीं से मैंने बीए किया। जिन अध्यापकों ने उनको पढ़ाया था उनसे मैंने भी पढ़ा, और आगे फिर बाद में मैंने बीएड किया। और बीएड करने के बाद यहाँ वहाँ सब जगह अलग अलग डिपार्टमेंट में जद्दोजहद करने लगे, और एसएससी का एग्ज़ाम दिया, यूपीएससी दिया, तो इसी उसमें बैंक का भी एग्ज़ाम दिया। लेकिन बैंक से मुझे कॉल लेटर आया, और कॉल लेटर आया तो वहाँ पे जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो वहाँ हम लोग मैडम, उसमें विशेष बात ये है कि जो ये इंटरव्यू देने जब हम गए तो वहाँ पे हम 3 लोग थे जो कि वास्तव में दृष्टिबाधित थे, मतलब ब्लाइंड थे। बाकी लोग जो है वहाँ पे खुद वो कहीं जीके की बुक पढ़ रहे थे, कहीं कुछ कर रहे थे। तो मतलब सभी लोग जो है अपने खुद किताब पढ़ सकते थे, लेकिन हम नहीं पढ़ सकते थे। तो जब वो लोग वहाँ पे चर्चा कर रहे थे और जीके की बुक्स पढ़ रहे थे तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ थीं। गलतियाँ जब हमको पता चलती थी तो हम उसको, जब हम उनकी सुधार कर रहे होते थे तो उन्हीं वो लोग पूछते थे कि आप अपनी तैयारी कैसे करते हो और आपको कैसे मालूम कि मतलब ये गलत है, ये जो भी इस तरह का है, ये तो मतलब लेटेस्ट बुक है। तो हम उनको बताते थे कि मेरी तैयारी का जो माध्यम है वो है रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना और बीबीसी की न्यूज़ सुनना। इसी माध्यम से हम तैयारी करते हैं, बाकी हमारी बहुत ज़्यादा हम कुछ पढ़ नहीं पाते हैं। तो जब इंटरव्यू दिया मैंने तो उसमें बहुत देर तक जो वहाँ पे जो इंटरव्यू देने जो भी लोग जा रहे थे वो सब 2 मिनट में 5 मिनट में बाहर आ जाते थे। लेकिन जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो मुझे इंटरव्यू कमेटी ने लगभग 45 मिनट तक मेरे से जो भी ये साक्षात्कार लिया। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था कि मुझे ये अवसर मिला कि मैं उन लोगों के साथ जो है साक्षात्कार दे रहा था। हालांकि मुझे लग यही रहा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन बाद में सिलेक्शन हुआ और मतलब मुझे मेडिकल वगैरह मेरा सब हो गया। उसके बाद लेकिन बाद में कुछ लोगों ने बैंक में कहा कि ये जो है ब्लाइंड टेलीफोन ऑपरेटर का काम नहीं कर सकता, तो उन्होंने हमको कैंसिलेशन लेटर भेज दिया। फिर उसके बाद काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी और काफ़ी प्रयास के बाद वहाँ बैंक में नियुक्ति मिली। इसके पूर्व भी जो है और भी जगह पर इंटरव्यू दिए, लेकिन जैसे वहाँ पे हम इंटरव्यू देने जाते थे तो वहाँ पर कहा यह जाता था कि आपसे कोई शिकायत नहीं है, आपका बहुत बढ़िया इंटरव्यू है और वास्तव में अगर देखा जाए तो सिलेक्शन आपका ही होना चाहिए। लेकिन हमको ऊपर से निर्देश है कि आप यानी ब्लाइंड को किसी को नहीं रखना है। तो हमारा मैं उनको यही कहता था, कोई बात नहीं, आज हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले समय पर जब इस तरह से बात पहुंचेगी कि इनमें भी प्रतिभा होती है तो निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा जबकि इसमें दृष्टिबाधित लोगों का भी चयन होने लग जाएगा।
आज नहीं हो रहा था, कोई बात नहीं। और वही बात आगे जाकर सिद्ध हुई कि लोगों का सिलेक्शन किया जाने लगा। बहुत अच्छा लगता है मैडम। जी, सो फाइनली इतने सारे ऑड्स एंड इवेंट्स को मैनेज करते हुए आप अभी नौकरी कर रहे हैं, राजभाषा अधिकारी भी बने हैं जी। सो क्लाइंट्स की तरफ से या कस्टमर्स की तरफ से किस प्रकार की रिस्पॉन्सेस सुनने को मिलते हैं आपको जब इंटरेक्शन करते हैं? वो ट्रस्ट करते हैं आपको फर्स्ट साइट पे? हाँ मैडम, बिल्कुल। वो शुरू में जब मैंने जैसे कि बताया कि बैंक में मेरा एज ए टेलीफोन ऑपरेटर अपॉइंटमेंट हुआ था, लेकिन बाद में क्योंकि पहले तो बैंक में भी प्रमोशन में हमको अप्लाई करने मिलता ही नहीं था। पहले तो हमारा मन खुद ही नहीं हुआ, लेकिन लगभग 10 साल के बाद मेरे मन में आया कि प्रमोशन में भी चांस मिलना चाहिए और उसमें भी किस्मत आजमाना चाहिए। तो पहले तो उसमें सफलता मिली नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब हमने लिखा पढ़ी की तो परमिशन मिली कि ठीक है, आप प्रमोशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और उस ज़माने में मैडम जो ये प्रमोशन प्रोसेस बहुत कठिन होता था। पहली बात तो ये है कि जैसे आजकल 3 साल में पात्रता हो जाती है, अगर कोई क्लरिकल स्टाफ में है तो 3 साल के बाद जो है वो ऑफिसर के लिए यानी कंपटीशन में बैठ सकता है। लेकिन उस समय पर सामान्य व्यक्ति के लिए भी उसके लिए 7 साल था कि 7 साल के पहले वो प्रमोशन में नहीं बैठ सकता था। और ब्लाइंड के लिए तो उसमें कोई चांस थे ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करने पर वो शुरू हुआ। और 2005 में मेरा जनरल बैंकिंग में और एज ए स्पेशलिस्ट ऑफिसर बैंक में मतलब ये मेरा दोनों में सिलेक्शन हो गया। तब मैंने चयन किया कि राजभाषा अधिकारी के पद पर जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वहाँ पे किसी भी बैंक में मैं पहला राजभाषा अधिकारी था। 2006 के पहले कोई भी बैंक में दृष्टिबाधित राजभाषा अधिकारी नहीं था। पहले जो है गृह मंत्रालय में पहले दृष्टिबाधित राजभाषा अधिकारी डॉक्टर राममिलन व्यास थे। और बैंक ऑफ इंडिया में या किसी भी बैंक में पहला राजभाषा अधिकारी बनने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ 2006 में। और मैडम आज ऐसी स्थिति है कि लगभग हर बैंक में 2-3 दृष्टिबाधित राजभाषा अधिकारी है। आज मेरे संपर्क में लगभग हम 36-37 राजभाषा अधिकारी हैं बैंकों में। तो ये सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे आने के बाद ये स्थिति बनी। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब जानकर। बहुत सुंदर सर। कार्यक्रम की हम अंतिम पड़ाव में पहुंचे हैं। सो हम हमारे सभी मेहमान से एक सवाल ज़रूर पूछते हैं। वही सवाल हम आपसे भी पूछ रहे हैं जी कि जैसे ये कार्यक्रम का नाम है मन की आँखों से, जी, आपको जीवन में कब महसूस हुआ कि हाँ, ये जीवन मन की आँखों से देखने वाली चीज़ है? ये मैडम, ये जब हमने ये अनुभव किया कि वास्तव में केवल जो ये सूक्ष्म रूप से जैसे सामान्य रूप से अगर कोई इस तरह की बात होती है कि भाई हमको दिखाई नहीं दे रहा है या कुछ इस तरह का, जब काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा और जब इन बाधाओं का सामना करना पड़ा, बाद में अनुभव हुआ कि केवल जो ये बाह्य चीज़ें हैं इससे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ है जो कि हम समाज को दे सकते हैं। तो इसीलिए मतलब ये केवल ये दिखावापन है, इसको ध्यान ना देते हुए, बल्कि जो समाज के लिए हम कुछ कर पाएँ और मतलब ये कि हम केवल अपने आप में ही परेशान ना होते रहें, दूसरों के लिए हम कुछ कर पाएँ। तो ये
जब से मतलब मैं इस लायक हुआ कि हम दूसरों के लिए भी कुछ कर सकते हैं, तो तब से मतलब मैंने ये अनुभव किया कि बाह्य आडंबर से ज़्यादा आंतरिक जो मन की आँखों से देखना ज़्यादा सही है और वास्तविकता वही है। जी सर, अंत में जो भी श्रोता आपको सुन रहे हैं आबू में रेडियो मधुबन के ज़रिए, उन सभी को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं श्रोताओं को यही कहूँगा कि अगर कोई दिव्यांग आपके साथ में है तो उसको एक अलग न समझकर अपने ही बीच का व्यक्ति समझते हुए आप उसके साथ व्यवहार करें। और जिस तरह से अगर मान लीजिए कुछ कमी उसमें हो सकती है, कुछ कमी हम में भी हो सकती है, जो एक सामान्य ऊपर से देखने में स्वस्थ दिखाई देता है, कोई कमी दिखाई नहीं देती है, लेकिन कुछ ना कुछ कमी हर व्यक्ति में होती है। तो अगर एक दिव्यांग में कोई कमी आप पाते हैं तो उसको उस कमी को न महसूस करते हुए उसको जो भी आप सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग करें। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि अगर आप उसको सहयोग करेंगे तो आगे जाकर उसके लिए मतलब आपको महसूस होगा कि वो बिल्कुल आपकी तरह और आपके कंधे से कंधा मिला के जो है वो भी कार्य करने में समर्थ है। तो उसको एक अलग जीव न समझते हुए अपने जैसा ही समझकर व्यवहार करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आप रेडियो मधुबन के स्टूडियोज़ में आए और हमारी सभी श्रोताओं के साथ आप अपनी जीवन की अनुभवों को, शिक्षाओं को साझा किया। शुक्रिया आपको। धन्यवाद मैडम। जी, तो दोस्तों ये था आज का कार्यक्रम मन की आंखों से। अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए थे सुरेंद्र तिवारी जी। आप बैंक ऑफ इंडिया में सीनियर मैनेजर के पद पर आप सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे ही अनुभवों को सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 90.4 FM पर। और हम मिलेंगे फिर अगली कड़ी में एक नए साथी के साथ।